चल देखिए, हम लोग कक्षा 10 का, ठीक है, किस क्लास का? तो कक्षा 10 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 को पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपका जनन, ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन। चलिए, यानी कि और इस चैप्टर में हम लोगों ने एक वीडियो पहले ही कर चुका है। आज जो हमारा वीडियो होगा वो सेकेंड वीडियो होगा, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने हमने आपको प्रश्न संख्या 8 तक बता दिया था। आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं 9 नंबर प्रश्न से आज। चलिए देखिए, चलिए ये प्रश्न है हमारे पास 9 नंबर। क्या कर रहा है? देखिए, कह रहा है कि अंडाणु और शुक्राणु में अंतर लिखे। मतलब कि अंडा शुक्राणु और अंडाणु में क्या अंतर है, या फिर अंडाणु और शुक्राणु में क्या अंतर है, हमें इसको लिखना है। चलिए, तो हम एक बगल लिखेंगे शुक्राणु और दूसरी ओर लिखेंगे अंडाणु। लिखेंगे शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, ठीक है। जो शुक्राणु बनता है वह कहाँ बनता है? तो वृषण में शुक्राणु बनता है। और अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है, ठीक है। अगर बात करें कि अंडाणु का, तो जो अंडाणु का निर्माण होता है, जो बनता है, वो अंडाशय में बनता है। दूसरा का है, इसे बनने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। देखिए, शुक्राणु का बनने में बहुत ही कम समय लगता है, लेकिन इसे बनने में इससे बहुत अधिक समय लगता है। यानी कि जो अंडाणु होता है उसे बनने में अधिक समय लगता है, लगभग 28 दिन का। इसका आकार बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। शुक्राणु का आकार क्या होता है? तो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इसका आकार जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। यह चलनशील होता है, यह चल सकता है। यानी कि जो शुक्राणु होता है वो चल सकता है, लेकिन यह चलनशील नहीं होता है। ये आपको नहीं चल सकता है अंडाणु, ठीक है। इसमें और भी जोड़ सकते हैं। जो शुक्राणु होता है वो मेल में पाया जाता है, यानी कि पुरुष में पाया जाता है। और जो अंडाणु होता है वह किस में पाया जाता है? तो स्त्री में पाया जाता है। आप इसे भी जोड़ सकते हैं। चलिए, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है 10 नंबर का, कि फूल के विभिन्न भागों का चित्र बनाकर वर्णन करें, ठीक है। अथवा पुष्पी पौधों में निषेचन क्रिया का वर्णन करें। अथवा एक और प्रश्न है, एक प्रारूप पुष्प में सहायक अंगों का वर्णन करें, ठीक है। आप एग्जाम में ये 5 नंबर का पूछेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं उत्तर। उत्तर लगाएंगे। लिखेंगे पुष्पी पादप। सबसे पहले लिखेंगे पुष्पी पादप। लिखेंगे जिन पौधों में फूल उगता है उसे ही हम लोग पुष्पी पादप कहते हैं। देखिए, कोई भी पौधा है, अगर उस पौधे में फूल हो रहा है, फूल उगता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो वह सभी के सभी पौधा जो है वो कैसा पौधा है? तो पुष्पी पौधे हैं, ठीक है। पुष्प यानी कि फूल, और फूल उगता है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं पुष्पी पादप, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग पुष्प की संरचना को जानते हैं। सब ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि बाह्य दल होता है। यहाँ देख लीजिए आप चित्र में, सबसे पहले क्या है कि ये आपका बाह्य दल है। ये वाला हिस्सा जो होता है, ये देखिए दोनों, ये बाह्य दल है, लिखा है ना, बाह्य दल के बाहरी हिस्सा लिखेंगे। बाह्य दल पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। इसकी संरचना हरे रंग की छोटी पत्तीनुमा होती है, जिन्हें बाह्य दल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि फूल का जो बाहरी हिस्सा होता है, वो सबसे बाहरी जो हिस्सा होता है वो हरा रंग का होता है। चाहे वो फूल किसी भी कलर का हो, लेकिन उसका जो बाहरी हिस्सा होगा वो हरा रंग का ही होता है, ठीक है। और उसे को ही हम लोग कहते हैं कि बाह्य दल पुंज। दल भी बोलते हैं और दल पुंज भी कहते हैं। जब ये संयुक्त होकर होते हैं तो इन्हें बाह्य दल पुंज कहा जाता है, ठीक है। यानी कि सभी को मिलाकर अगर हम बोलेंगे तो बाह्य दल पुंज करेंगे, नाप के बनाओ, ठीक है। कहेंगे यह सहायक अंग होते हैं, जिसका मुख्य कार्य बाह्य दल के वर्षा तथा धूप से पुष्प की सुरक्षा करना होता है, ठीक है। चलिए दूसरा का हम लोग जानेंगे दल चक्र। लिखेंगे दल चक्र पुष्प का दूसरा चक्र कहलाता है, जो बाह्य दल पुंज के अंदर स्थित होता है। बाह्य दल चक्र के अंदर या ऊपर रंगीन पत्रों का एक चक्र होता है, तथा इन रंगीन पत्रों को दल पत्र कहते हैं, ठीक है। जो रंगीन पत्र होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो दल पत्र कहते हैं। यह प्रायः 2 से 6 दलों का बना होता है। यह परागण हेतु कीटों को आकर्षित करता है, ठीक है। देखिए, जो दल चक्र होता है वह
वह परागण की क्रिया करने के लिए क्या करता है कि जो कीट होते हैं उसको आकर्षित करता है, क्योंकि जो फूल होते हैं वो अपने से मतलब परागण नहीं कर सकते हैं, वो कीट की सहायता से परागण करते हैं। देखिए या तो कीट की सहायता जो देखिए जो फूल होते हैं, जो दल चक्र होते हैं, जो पुष्पी पौधे हैं, उनको परागण करने के लिए या तो किसी कीट की आवश्यकता पड़ेगी या तो हवा की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हवा आवश्यकता पड़ेगी तब भी हवा में जो फूल जो है आपस में जब टकराएंगे उसके परागकण, तो तब जाके परागण की क्रिया हो जाएगा। ठीक है। और नहीं तो अगर कोई कीट है, पहले फूल पर बैठेगा, फिर जाकर के दूसरे फूल पर बैठेगा, फिर किसी और फूल पर बैठेगा, तो उससे भी यह क्रिया हो जाता है। ठीक है। इसका मुख्य कार्य कीटों को आकर्षित कर परागण में सहायता करना होता है। ठीक है। यानी कि दल चक्र का जो मुख्य कार्य है वह परागण की क्रिया में सहायता करना ही होता है, मेन कार्य यही होता है। ठीक है। बाकी ज़्यादा काम इसका नहीं होता है। चलिए अगला हम लोग जानेंगे पुमंग के बारे में। लिखेंगे पुंकेसर पुष्प का वास्तविक नर जनन भाग होता है। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है जो नर अंगों का बना हुआ होता है। इसमें बहुत लंबी लंबी रचनाएं पाई जाती है जिनको पुंकेसर कहा जाता है। ठीक है। पुंकेसर में एक द्वीपलिक रचना होती है, उसे परागकोश कहा जाता है। परागकोश पतले लचीले परंतु सिरे पर स्थित होता है। ठीक है। देखिए जो परागकोश होता है वह बहुत ही पतला होता है, लचीला होता है, लेकिन क्या होता है कि वह सबसे ऊपरी भाग पर स्थित होता है। परागकोश में परागकणों की उत्पत्ति होती है। देखिए जो परागकोश होते हैं उसी परागकोश में क्या होता है, तो परागकणों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। चलिए आगे हम जानते हैं। अगला है इसमें भाग चौथा, जयांग या स्त्री केसर। इसमें जयांग या फिर स्त्री के लिखेंगे। पौधे का मादा जनन अंग ही जयांग कहलाता है। देखिए जो पौधे का मादा जनन अंग होता है, ठीक है, वही जयांग कहलाता है। जयांग यानी कि जन्म देने वाला, जो पुष्प के बीचों बीच पाया जाता है। आधार पर उभरा फूला भाग अंडाशय कहलाता है। ठीक है। देखिए जो फूला हुआ भाग होता है पुष्प में, देखिए यहाँ पर इसमें फूल देख सकते हैं, ये वाला आपका जो भाग है ये वाला, इसको अंडाशय बोलेंगे। देखिए यहाँ पर बनाया है अंडाशय, बनाया है ना, इसको अंडाशय कहा जाता है। ठीक है। मध्य में लंबा भाग वर्तिका तथा शीर्ष भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, जो प्रायः चिपचिपा होता है, जिस पर परागकण आकर चिपक जाते हैं। अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंडकोशिका होती है। ठीक है। चलिए देखिए आप इसमें एक चित्र भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम चित्र बनाए हैं, आपको यहाँ पर आपको ये चित्र बनाना जरूरी है। अगर आप चित्र नहीं बनाते हैं और आप एग्जाम में यह प्रश्न 5 नंबर का पूछा जाता है तो आपको 5 नंबर ना दे करके आपको 4 नंबर ही दिया जाएगा। हो सकता है किसी किसी केस में 3 नंबर ही मिल जाए, लेकिन आपको चित्र बनाना है तो आपको 5 में 5 नंबर बिल्कुल मिलेंगे, ये मेरी फुल गारंटी है। ठीक है। अगर आपको परिभाषा याद नहीं भी है, अगर आपको परिभाषा याद नहीं भी है, अगर आप चित्र बना देते हैं, ठीक है, तो चित्र से भी आपका 2 से 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा। 2 नंबर तो कोई नहीं काट सकता है आपके चित्र के अनुसार। ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला यहाँ प्रश्न करा कि पुष्प अनुधार्य काट का नामांकित चित्र बनाए। देखिए यहाँ पर चित्र बनाने के लिए कभी कभी पूछ देता है आपका 2 नंबर में। ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको चित्र बना देना है। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है कि पुष्प में नर तथा मादा युग्मकों को क्या कहते हैं। ठीक है। देखिए तो नर युग्मक को पुमंग कहते हैं और मादा युग्मक को हम जयांग कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, आगे है हमारे पास परागण क्या है। लिखेंगे जब किसी पुष्प का परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचता है तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है। तो उसी क्रिया को हम लोग परागण कहते हैं। आगे है कि परागण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। देखिए परागण जो होते हैं वह 2 प्रकार का होता है। ठीक है। एक होता है स्वपरागण और दूसरा का होता है पर परागण। ठीक है। स्वपरागण और पर परागण। चल देखते हैं हम लोग स्वपरागण को। स्वपरागण की परिभाषा दीजिए। लिखेंगे जब परागण की क्रिया किसी पुष्प के पराग कोश से पराग निकलकर उसी पौधे के पुष्प पर पड़ता है तो वह स्वपरागण कहलाता है। देखिए
जब किसी भी पुष्प का जो परागकण है वह उसी पुष्प से निकलकर उसी पराग कोष तक पहुँचेगा तो उसे हम लोग स्वपरागण कहेंगे। लेकिन अगर दूसरे पुष्प का दूसरे पुष्प तक पहुँचता है तो उसको हम लोग परपरागण बोलेंगे। देखिए यहाँ पर हम समझते हैं, और 16 नंबर में चलिए यहाँ पर दिया है परपरागण। परपरागण किसे कहते हैं? लिखेंगे जब परागण की क्रिया किसी पुष्प के पराग से पराग कण निकल कर किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर पड़ता है तो वह परागकण कहलाता है। ठीक है, तो वह क्या कहता है? तो आपका परपरागण कहलाता है। यानी किसी दूसरे पुष्प का जो परागण है, जो पराग कोष से परागकण निकल कर किसी दूसरे पुष्प पर जा करके बैठ जाएगा तो वही होता है आपका परपरागण। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है 17 नंबर, आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, ताकि मैं आपको जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और चिंता ना कीजिए, हम आपको उतना इसमें जितना भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछने वाला है वो सारे प्रश्नों का मैं उत्तर आपको बता दूंगा हर वीडियो में। ठीक है, अभी हम लोग का बायोलॉजी का चैप्टर 6 चल रहा है। ठीक है, जैसे ही बायोलॉजी खत्म होगा हम किसी दूसरे विषय को चालू कर देंगे। अगर आप किसी खास विषय को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सा विषय आगे पढ़ना है तो हम उस पर विचार करेंगे कि आपको वो विषय पढ़ा दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।